वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज के इस लेटेस्ट वीडियोस में हम आप सबको विज्ञान साइंस का सेट 1 जो भी स्टूडेंट 2023 में 10th बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। आज के इस वीडियोज़ में मैं आप सबको भौतिकी रसायन शास्त्र और साथ ही साथ हम आपको जीव विज्ञान एक ही वीडियो में आपको तीनों जो विषय है उसके महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराने वाले हैं। तो दोस्तों आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो बहुत ही शानदार और जानदार है और अंत तक देखें, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसे प्रश्न से रूबरू कराया जाएगा जो भी स्टूडेंट उस प्रश्न का सटीक आंसर देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सभी लोग वरना नाम के लिए ना पढ़िए, काम के लिए पढ़िए। अगर मेहनत दिल से करेंगे तो सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। सभी लोग कमेंट करके बताएंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फटाफट वीडियो को एक लाइक कर दें। शुरुआत करते हैं भौतिकी से। क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के किस प्रभाव पर कार्य करता है? ऊष्मीय, चुंबकीय, रासायनिक, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब विद्युत फ्यूज विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कार्य करता है। पहले का ए बिल्कुल सही जवाब जिनका भी कमेंट में है। दूसरा नंबर प्रश्न है ना, आपके टाइम बर्बाद नहीं होगा, एकदम फटाफट होगा। किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए सूत्र है R बराबर वी आई, आर बराबर आई बटा वी आई, आर बराबर वी बटा आई और आर बराबर वी माइनस आई। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका सी हो जाएगा ऑप्शन, क्योंकि वी बराबर जो होता है सूत्र आपका आई आर होता है और जैसे इसको आप उड़ेंगे तो वी बटा आई इक्वल टू आर है ना, जो कि सी ऑप्शन में। 2 का सी, जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही जवाब। नंबर 3 देखिए प्रश्न आपका कहता है कि डायनेमो से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पहला ऑप्शन आपके दिष्ट धारा, प्रत्यावर्ती धारा, दोनों धारा, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आप लोग पढ़े हैं कि डायनेमो 2 प्रकार के होते हैं, एक डीसी डायनेमो बोलते हैं और एक एसी डायनेमो बोलते हैं। 2 प्रकार के डायनेमो होते हैं। इससे पता चलता है कि डायनेमो से हमें दोनों प्रकार की धाराएँ प्राप्त हो सकती है ना, दिष्ट धारा भी और अल्टरनेटिंग धारा भी। इसलिए इसका राइट आंसर सी होगा। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक म्यू का मान होता है साइन आर बटा साइन आई बटा साइन आर, साइन आई गुने साइन आर और डी है साइन आई प्लस साइन आर। तो आपको मालूम होगा कि अपवर्तनांक बराबर सूत्र होता है साइन आई बटा साइन आर। जिन भी मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंटों का कमेंट बी आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है साइन आई बटा साइन आर। ठीक है, और याद रखिएगा इसे स्नेल का नियम कहते हैं। अगर कोई पूछे स्नेल का नियम तो बता दीजिएगा। साइन आई बटा साइन आर को स्नेल का नियम कहते हैं और इसे म्यू से सूचित करते हैं। 4 का बी बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए आपका है बहुत ही वीवीआई मोस्ट वीवीआई प्रश्न आ चुका है। क्वेश्चन कह रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयुक्त है कौन सा? इसमें सही है ना, समतल, उत्तल, अवतल, इनमें से कोई नहीं। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट देखिए दाढ़ी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा है ना, इसमें बिल्कुल सही जवाब सी होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होता है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में सी है बिल्कुल सही जवाब, दाढ़ी बनाने के लिए अवतल। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखिए आपका 6 कहता है स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लाल रंग का, हरा रंग का, पीला रंग का, बैगनी रंग का। तो देखिए स्पेक्ट्रम में जो है ना बैगनी कलर जो है सबसे ज़्यादा झुकता है। बिल्कुल आपका 6 का डी राइट आंसर हो जाएगा। जिनका भी कमेंट में 6 का डी है बिल्कुल सही जवाब। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ रहे हैं, देखेंगे हम किस में है कितना दम एवरीवन। 7 नंबर देखिए आपका प्रश्न कहता है आवेश का एसआई मात्रक। बिल्कुल बहुत ही अच्छा प्रश्न है, वोल्ट, ओम, जूल, कूलाम। जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए आप लोग। हाँ, तो इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब आपका डी होगा, कूलाम है ना, आवेश का एसआई मात्रक कूलाम होता है। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्वेश्चन कहता है कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में 6 वोल्ट की बैटरी से जोड़ने पर परिपथ की धारा होगी। तो देखिए श्रेणी क्रम में 2 ओम है तो आर का मान आपका 3 ओम हो जाएगा। ठीक है, और भी का मान जो है आपका 6 वोल्ट हो जाएगा। आपसे भी आई पूछा है तो आई बराबर आपने पढ़ा है भी बटा आर है ना, भी बटा आर। तो 6 भी का मान है
और आर का मान 3, 2 से भाग 2 बार में कट जाएगा, यानी 2 एम्पियर बिल्कुल सही है। 2 एम्पियर वाले सारे स्टूडेंट सही है, 8 का बी। ठीक है। 9 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है कि ओम के नियम का गणितीय रूप आपको बताना है कि कौन सा इसमें जो है ओम के नियम के लिए एकदम बिल्कुल सही है। हाँ तो दोस्तों इस ऑप्शन में देख सकते हैं आई बराबर भी बटा आर, आई बराबर भी बटा आर, और आई बराबर आर बटा भी, और आई बराबर भी प्लस आर। तो इसमें आपका ये सही है, क्योंकि इसको आगे बढ़ाएंगे तो भी बराबर आई आर हो जाएगा, जो कि ओम के गणितीय नियम से ये हमें मिलता है। ठीक है ना। 9 का भी बिल्कुल सही जवाब। 10 नंबर देखिए, आपका प्रश्न कहता है कि किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है? समतल, अवतल, उत्तल, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर हमें बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो देखिए ये अवतल दर्पण होता है, जिसमें अगर हम वस्तु को ना, अगर आप यहाँ पे रखते हैं, ये ध्रुव हो गया और ये आपका फोकस, इसके बीच में कोई वस्तु को रखते हैं तो इसका प्रतिबिंब जो है बड़ा बनता है पीछे की ओर, है ना। तो बिल्कुल आपके अवतल ही हो जाएगा, बिल्कुल 10 के भी सही है। और 11 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि 2 डायोप्टर क्षमता वाले लेंस की फोकसांतर होगा। तो देखिए फोकसांतर एफ बराबर निकालना हो तो इसके लिए आप सूत्र इस्तेमाल करेंगे 1/p, है ना। ये उल्टा हो जाता है तो 1/2 हो जाएगा। तो ये मीटर में है, इसको आप सेंटी में करने के लिए 100 से आप गुना करेंगे और 2 से कटाएंगे तो 50 बार में कट जाएगा, और ये 50 जो होगा सेंटीमीटर आपका इसकी फोकसांतर हो जाएगी। तो जिन भी मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों का कमेंट में डी है 50 cm है, बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं 12। लेकिन एक बार मुझे कहना है कि मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उनको मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। रख हौसला वो मंजिल भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। जीत मिलेगी यकीनन और जीने का मज़ा भी आएगा। थोड़ा जिद्दी हूँ, ख्वाब देखने से बाज नहीं आता। अरे अपने सपनों को पूरा करने के लिए मैं हार जाऊँ या मुझे नहीं आता। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 12 नंबर क्वेश्चन कहता है निकट दृष्टि दोष का, अगर किसी व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष हो जाए तो उसका निवारण किस लेंस से कीजिएगा? उत्तल, अवतल, बाइफोकल, सिलेंड्रिकल। हाँ तो दोस्तों इस प्रश्न का आपका बिल्कुल सही और सटीक आंसर बी होगा, अवतल, है ना। किसी व्यक्ति को अगर निकट दृष्टि दोष होता है तो उसका निवारण अवतल लेंस से किया जाता है। 12 का बी बिल्कुल सही है। 13 है, कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता? जल का, कांच का, प्लास्टिक का, मिट्टी का। तो आप लोग को मालूम होगा कि मिट्टी का इस्तेमाल लेंस में होता ही नहीं है, इसलिए 13 का बिल्कुल डी सही है। जिन भी स्टूडेंट का कमेंट में डी है बिल्कुल सही जवाब है। अब आइए दोस्तों हम आपको रसायन शास्त्र की दुनिया में ले चलते हैं और रसायन शास्त्र के महत्वपूर्ण प्रश्नों से रूबरू कराते हैं। लेकिन एक बार फिर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं लाइक ना किए हैं तो पहले सब लोग आप लोग लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, ताकि उन लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने तैयारियों का आकलन कर सके। और मैं सबको एक बार बता दूं कि डेली शाम 7, साढ़े 7:30 PM में लाइव क्लास होता है। आइए और एक शानदार तैयारियों का अपना आकलन कीजिए कि मैं हूँ कितना पानी में, एक नए अंदाज में, एक अनोखे अंदाज में आप पढ़िए। सफलता आपकी कदमों को चूमेगी। ऑनलाइन मस्त क्लासेस की यही दिल्ली कामना, और यही मेहनत करके आपको आगे ले जाने के लिए डेली मेहनत करता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है? देखिए आपके सामने कमेंट है, लकड़ी, गोबर गैस, नाभिकीय ऊर्जा और कोयला। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का ना आपका 100% राइट आंसर नाभिकीय ऊर्जा, ये बायोगैस में इस्तेमाल ही नहीं होता है। तो जिनका भी कमेंट में नाभिकीय ऊर्जा है बिल्कुल सही जवाब है। अभी आप लोग जाइए नहीं, क्योंकि अभी हम आप लोग को बायोलॉजी के प्रश्न से रूबरू कराते हैं। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न 15 है कि हीलियम कैसा तत्व है? अक्रिय है, क्रियाशील है, सक्रिय है या उदासीन है? तो आपको मालूम होगा कि हीलियम जो है ना वो अक्रिय गैस है। ठीक है, बिल्कुल आपका 15 का ए सही जवाब है। जिनका भी कमेंट में ए है बिल्कुल सही है। हीलियम कैसा है? अक्रिय। अब हम आपको बता दें कि हीलियम की जो परमाणु संख्या, आप लोग बताइएगा कि हीलियम का संकेत क्या होता है? सभी लोग कमेंट करके बताइए हीलियम का संकेत। हाँ तो देखिए दोस्तों मेरे प्यारे, जिनका भी कमेंट में हीलियम के लिए एच ही आ रहा है बिल्कुल सही जवाब है। ओके, अब हमें ये बताइए कि इसकी परमाणु संख्या क्या होती है हीलियम की?
हाँ, तो मिलाएंगे इसका बिल्कुल आप लोग को हम सटीक आंसर बता रहे हैं। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होती है, ठीक है। जिनका भी कमेंट में 2 है बिल्कुल सही जवाब है। हीलियम अक्रिय गैस है, इसका संकेत He होता है और इसकी एटॉमिक नंबर 2 होता है। अगला प्रश्न देखो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, 16 नंबर है ना। बहुत अच्छा प्रश्न है कि जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन की परमाणु संख्याओं का अनुपात होता है 1:1, 2:1, 3:1 और डी है 2:2। तो देखिए दोस्तों, आप लोग सबसे पहले जानिए कि जल का सूत्र क्या होता है। तो आप कहेंगे सर H2O होता है। तो हाइड्रोजन कितना है, 2 है, तो 2 हो गया अनुपात। और ऑक्सीजन कितना भाग है, 1 अनुपात, तो 2:1। इसलिए 16 नंबर प्रश्न का बी बिल्कुल सही जवाब, जिनका भी कमेंट में है। चलिए दोस्तों 17 नंबर देखते हैं फटाफट। आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, 7, 9, 8 और 12। हाँ, तो इस प्रश्न का बिल्कुल आपका सही और सटीक आंसर हो जाएगा ए। आवर्त सारणी में आवर्त की संख्या 7 होती है, बिल्कुल 17 का ए राइट आंसर। चलिए 18 नंबर देखिए, आपका क्वेश्चन कहता है सिलिका क्या है। बहुत अच्छा प्रश्न है। सिलिका क्या है, धातु, अधातु, उपधातु, इनमें से कोई नहीं। देखिए सिलिका का सूत्र होता है SiO2, है ना। तो सिलिका क्या है, आपसे सवाल पूछा है, तो इस प्रश्न का 100% इनमें से कोई नहीं, क्योंकि देखिए ना तो धातु है, ना अधातु है, ना उपधातु। इसका सूत्र तो SiO2 होता है, तो इसको तो हम यौगिक कह सकते हैं ना, मिल के बना है। तो ये ऑप्शन में यौगिक है ही नहीं, इसलिए इसका बिल्कुल राइट आंसर 18 का डी है। ओके, चलिए 19 नंबर 19 देखिए। कहता है कि बॉन्ड OH बॉन्ड का क्रियाशीलक मूलक कौन है। कीटोन का ये है, एल्डिहाइड है या अल्कोहल है, इनमें से कोई नहीं। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग को मालूम हो कि बॉन्ड OH जो होता है वो अल्कोहल का होता है। बिल्कुल 19 नंबर प्रश्न का सी राइट आंसर है ना। जिन भी साथियों का कमेंट में सी है 100% राइट आंसर। 20 नंबर देखिए, प्रश्न आपका कहता है कि सबसे कठोर तत्व कौन है। कठोर आपको बताना है, सबसे कठोर। पत्थर, हीरा, कार्बन, ऑक्सीजन। बहुत मस्त प्रश्न है ना। तो हम आपको बता दें कि सबसे कठोर जो है हीरा है। बिल्कुल जिनका भी कमेंट में बी है हीरा, 100% राइट आंसर है। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। बहुत अच्छा प्रश्न 21 नज़र आ रहा है कि मेंडलीव जो थे अपने आवर्त सारणी के तत्वों को सजाया है परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम में, परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, आणविक द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में, कोई नहीं। तो इस देखिए इस प्रश्न में ना आपको हम बताते चले कि इसका बिल्कुल सही और सटीक आंसर जो है मेंडलीव ने किस तत्व को, तो मेंडलीव जो है ना अपनी परमाणु द्रव्यमान पर सजाया था। बिल्कुल आपका 21 का बी राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में है ना। याद रखिएगा परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में। 22 देखिए, कहता है कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसका सूत्र होता है NO2 के धुएं का रंग होता है। कैसा धुआं का रंग होता है, आगे भूरा, लाल, हरा या पीला। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, हम आपको इसके राइट आंसर बताते हैं। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का जो रंग होता है वो भूरा होता है। बिल्कुल आपका सही जवाब है, ठीक है। बिल्कुल आपका भूरा एकदम 100% सही जवाब होगा, जिनका भी कमेंट में ए, ठीक है। 23 नंबर देखिए, प्रश्न कहता है कि ओजोन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं। 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु या 4 परमाणु। तो देखिए आपको मालूम होगा कि ओजोन का सूत्र O3 होता है। तो 3 वो परमाणु किसका है, ऑक्सीजन का। तो इसलिए 23 नंबर प्रश्न में आपका सटीक आंसर सी होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24। आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, 5, 6, 7 या 8। तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न में आंसर जो है ऑप्शन गलत है। आप लोग कमेंट करके बताइए आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए इसका बिल्कुल सही जवाब 18। जिनका भी कमेंट में 18 है बिल्कुल सही जवाब है। आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या 18 होती है। 25 देखिए, अक्रिय तत्व कौन है इसमें से। अक्रिय का मतलब जो अभिक्रिया में भाग ना ले। कार्बन है, हीलियम है, सोना है या हाइड्रोजन है। तो देखिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन को हमने पूरी विपरीत समझाया कि आपको परमाणु संख्या हीलियम का 2 होता है और ये अक्रिय गैस है, ठीक है। जिनका भी कमेंट में 25 का बी है, बिल्कुल सही जवाब है। दोस्तों अब हम आपको ले चलते हैं आगे की ओर, और भी प्रश्न है, अभी जाइए नहीं क्योंकि अभी तो बायोलॉजी बाकी है, जीव विज्ञान अभी आप लोग से पूछना है, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिए, आपको बहुत ही फायदा होगा और यही सब प्रश्न एग्जाम में पूछेगा भी।
क्लोरीन की संयोजकता क्या है? 1, 2, -1 और -2। बहुत अच्छा ऑप्शन दिया है, बहुत सारे स्टूडेंट इसको भूलेंगे। देखिए क्लोरीन की देखिए परमाणु संख्या 17 होती है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है। जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 होता है तो ये जो होता है एक इलेक्ट्रॉन किसी से लेता है और जो लेता है उस पर माइनस हो जाता है और एक लिया है इसलिए इसका -1 होगा। ठीक है ना? तो आपके ऑप्शंस देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में देखिए -1 है। बिल्कुल सही जवाब आपका 26 का सी होगा। एक नहीं, -1, एक लिया है इसलिए -1। अब देखिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सबसे रिक्वेस्ट करते हैं, जो भी वीडियो को लाइक ना किए प्लीज़ लाइक कीजिए। और जीव विज्ञान का पहला क्वेश्चन देखिए, कहता है डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में रहता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। साफ जल में, गंदा जल में, खारा जल में या मृदु जल में? जो भी डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर होते हैं ना, कहाँ पे पाए जाते हैं? हाँ तो दोस्तों, इसका बिल्कुल सही जवाब आपका ये हो जाएगा, साफ जल में, है ना। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर कहाँ पाए जाते हैं? साफ जल। बिल्कुल साफ जल वाले सभी लोग राइट आंसर है। आगे देखिए 28, आपका 28 प्रश्न कहता है कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? पहला है नाइट्रोजन, बी है कार्बन, सी है ऑक्सीजन, डी है इनमें से सभी। कृत्रिम वृक्क किन अपशिष्ट उत्पादों को रुधिर से अपोहन द्वारा पृथक करता है? तो इस प्रश्न में आपका बिल्कुल सही जवाब ये होगा नाइट्रोजन। ठीक है ना, नाइट्रोजन को करता है। बिल्कुल 28 का ए जिनका भी कमेंट में है बिल्कुल सही है। ओके, देखिए 29 क्वेश्चन आपका कहता है हाइड्रा में प्रजनन जो होता है ना, किस विधि से होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। द्विखंडन से होता है, मुकुलन से होता है, लैंगिक जनन या इनमें से सभी? है ना, बहुत मस्त प्रश्न है। चलिए फास्ट कमेंट कीजिए। तो इस प्रश्न में बिल्कुल सही जवाब आपका बी होगा, मुकुलन, है ना। हाइड्रा में प्रजनन जो है वो मुकुलन से होता है। ठीक है। 30 नंबर देखिए, प्रश्न आपका कहता है कि प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा, प्रोटीन, ग्लूकोज या प्रकाश? हाँ बिल्कुल सही जवाब ग्लूकोज। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा ग्लूकोज की प्राप्ति होती है। अब हमें एक सूत्र आप लोग बताइए, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? जल्दी से फास्ट कमेंट करके बताइए ग्लूकोज का सूत्र। चलिए मिलाएंगे आप लोग, जिनका भी कमेंट में C6, H12 और O6, ये जो है ना, जिनका भी कमेंट में बिल्कुल सही है, यही जो होता है ग्लूकोज का सूत्र होता है। ठीक है। आगे देखिए 31, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किस में होता है? अमीबा में, ईस्ट में, शैवाल में या प्लाज्मोडियम में? हाँ तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब आपका बी हो जाएगा। मुकुलन द्वारा जो लैंगिक जनन होता है ना, वो ईस्ट में होता है। बिल्कुल 31 का बी सही है। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं 32, जो कि ये प्रश्न है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर, जिसको हम मादा एनाफिलिस कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। मलेरिया जो उत्पन्न करता है उस मच्छर का नाम है मादा एनाफिलिस। किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल, गंदा जल, मीठा जल या इनमें से सभी? ये प्रश्न एग्जाम में पूछ चुका है और इसका सटीक आंसर आपका होगा गंदा जल। डेंगू वाला जो है ना, पीछे जो पूछे, वो साफ जल में होता है और ये जो होता है आपका गंदा जल में। ठीक है, 32 का बी बिल्कुल सही है। आइए हम आपको 33 नंबर प्रश्न की ओर ले चलते हैं। सभी दोस्तों से रिक्वेस्ट करते हैं कि अंत तक बनिए, क्योंकि अभी आप लोग को आज का सवाल भी पूछने वाले हैं। पादप में फ्लोएम संवाहक होता है? भोजन, अमीनो अम्ल, जल या CO2? बहुत अच्छा प्रश्न ये है आपके लिए। हाँ तो देखिए, इस प्रश्न का ना बिल्कुल सही है। पादप में फ्लोएम जो होता है वो भोजन को ले जाता है, कहीं पे ऊपर नीचे करता है भोजन को। फ्लोएम उत्तक का काम है भोजन को एक स्थान से दूसरी जगह ले जाना। तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति किस प्राथमिक उत्तक द्वारा होती है? बहुत अच्छा प्रश्न है। एक्टोडर्म, मीसोडर्म, एंडोडर्म, इनमें से कोई नहीं? तो देखिए, तंत्रिका तंत्र की जो है ना, वो आपका बिल्कुल सही जवाब जो है ए है ना, बल्कि सॉरी इंडोडर्म है। इंडोडर्म से तंत्रिका तंत्र की उत्पत्ति होती है। 35 है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है पोषण से, संवहन, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से? तो देखिए इस प्रश्न में देखिए, मनुष्य में वृक्क जो है वो अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर की ओर निकालता है और बाहर की ओर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। बिल्कुल 35 का सी राइट आंसर है, जिनका भी कमेंट में है। ये भी क्वेश्चन मोस्ट VVI है। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान जो होता है उसको क्या कहते हैं? दर्मिका, सिनैप्स, एक्सॉन, आवेग? तो याद रखिएगा मेरे प्यारे प्यारे स्टूडेंट, तो इसका बिल्कुल सही जवाब सिनैप्स होगा।
दो तंत्रिका के बीच में जो खाली जगह होता है उसका नाम सिनैप्स है। अगला प्रश्न देखिए, पराग कोश में होती है, क्या होते हैं? बाह्यदल, अंडाशय, अंडप या परागकण? तो देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, इस प्रश्न का बिल्कुल सही और सटीक 100% राइट आंसर डी है, परागकण। ओके, बिल्कुल परागकण इज राइट आंसर। आगे देखिए 38 कहता है, विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है? चीन के विद्यार्थी, चिंपैंजी, मकड़ी या जीवाणु? हाँ तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही है। वो हमारी जो विकास की दृष्टि से हमारी जो समानता है ना, वो बिल्कुल चिंपैंजी से मिलती जुलती है। 38 का भी बिल्कुल सही जवाब है, जिनका भी कमेंट है। 39 देखिए प्रश्न कहता है कि पाइरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है, यह क्रिया होती है कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, आगे हरित लवक में, केंद्रक में? हाँ तो दोस्तों, इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब बी हो जाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। जिनका भी कमेंट में बी है, माइटोकॉन्ड्रिया है बिल्कुल सही जवाब। 40 नंबर देखिए प्रश्न है, इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है किसके लिए? सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शरीर को संतुलन बनाए रखने के लिए, इनमें से सभी? तो दोस्तों आपका बिल्कुल सही जवाब इस प्रश्न के लिए हो जाएगा डी, सभी के लिए, है ना? सभी के लिए एकदम बिल्कुल सही जवाब है ना? मस्तिष्क किसके लिए? तो सभी के लिए, सोचने के लिए, हृदय संपन्न, शरीर संतुलन, इसलिए डी इज राइट आंसर। दोस्तों कल हमने एक प्रश्न पूछा था, उस प्रश्न का जवाब बहुत सारे स्टूडेंटों ने दिया था। उसमें से हम कुछ स्टूडेंटों का नाम बता देते हैं, जिसमें से स्टूडेंट है कुंदन कुमार। देखिए बहुत ही अच्छे स्टूडेंट है, डेली सर को सपोर्ट करने आते हैं, कुंदन है। फिर देखिए मिस्टर फैज़ान ने भी कल का क्वेश्चन का जवाब दिया है ना, मिस्टर फैज़ान। अलेक्स ने भी इस प्रश्न का जवाब आज दिया है, बिल्कुल सही जवाब कल के प्रश्न का था, ठीक है। और एक डी से उनका नाम था, दानिश या कुछ इसी तरह से नाम था उस स्टूडेंट का ना, अभी नाम नहीं हम पढ़ पाए बढ़िया से, लेकिन इन्होंने भी सटीक दिया था सबसे पहले। और इमरान ने भी कल के प्रश्न का बिल्कुल सटीक आंसर दिया था। हम सभी स्टूडेंटों को थैंक्स बोलते हैं और शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इसी तरह से आप मेहनत कीजिए, सफलता आपकी कदमों को चूमेगी और आगे आप बहुत ही आगे जाने वाले हैं, ठीक है। अब लोग जाइए नहीं, अब हम आपको अगले प्रश्न से रूबरू कराते हैं। और आज का जो सवाल होगा, जो भी स्टूडेंट सबसे पहले जवाब देगा उनका नाम अगले वीडियो में ज़रूर लेगा मैं, है ना। तो आज का देखिए प्रश्न है दोस्तों, क्या है ध्यान दीजिएगा। आज का प्रश्न, डेली एक मेरा प्रश्न होता है आज का प्रश्न। तो आज का प्रश्न आपका है बहुत ही शानदार, यकृत। यकृत का नाम सुने होंगे, यकृत का वजन, है ना, वेट ऑफ यकृत बताना है। जिन भी स्टूडेंट को इस सवाल का जवाब पता है फटाफट कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि यकृत का वजन क्या होता है। दोस्तों आप लोग से एक बार रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ना किया है तो प्लीज़ एक प्यारा सा लाइक ठोक देंगे, जिससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों साथियों में भी शेयर करेंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे। और जो पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर ले, ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हम आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आप सब ने वीडियो को अंत तक देखा। चलते चलाते दो लाइन आपके लिए है कि मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है। मैं कहाँ हूँ तू ही तू है, ये सब तेरा अंदाज़ है। और मुझ में जो बोलता है ये तेरी आवाज़ है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है कहूँ तो है नहीं, नहीं कहूँ तो है। इस है ना है के बीच में कुछ ना कुछ तो है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, टाटा, बाय बाय, धन्यवाद।